देखिए इस क्लास में हम जो भी टॉपिक आपके बच गए उन सभी के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 4 क्लासेज हो चुकी हैं जिसमें हमने सभी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डोज की फॉर्म में डिस्कस किया है। सभी कंटेंट आपको अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे इनका PDF अवेलेबल है और चैनल पे इनका आपको प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ पे आपको सभी क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक है, 64 तक हम डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस क्लासेज में। 65 से देखिए नेक्स्ट। तो देखिए आपसे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। समझिए इसको। कंडीशन क्या है कि जैसे कि ये आपके पास कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ से आप ट्रेन मान सकते हो या फिर कोई व्हीकल हो गया। ठीक है, 2 चीज़ दे रखी होती हैं। तो पॉइंट A से ट्रेन चल रही है, ठीक है, S1 स्पीड से, और इधर से आपके पास दूसरे पॉइंट B से ट्रेन चल रही है कोई S2 स्पीड से। ठीक है, बीच में जाके यहाँ पे कहीं मिलती हैं, मीटिंग पॉइंट के बाद में, ठीक है, मिलने के बाद में ये इस पॉइंट पे B पॉइंट पे T1 टाइम में पहुंच जाती है, ये A पॉइंट पे आपके पास T2 टाइम में पहुंच जाती है। तो मिलने के बाद में पहुंचने जो टाइम है आपको वो दिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे एक की स्पीड दे रखी होती है, तो दूसरे की स्पीड आपसे पूछता है। ये सवाल आपसे इस तरीके की लैंग्वेज होती है। अभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो ये आपको बहुत बार पूछा गया है ये वाला कंसेप्ट, और अभी रिसेंट में ही आपका 2 तारीख की 4थी शिफ्ट में पूछा गया था, और भी कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्लियर? तो हमने ये डिस्कस भी किए हैं इसके सभी क्वेश्चन। तो देखिए कंडीशन क्या रहेगी इसमें, आपको ध्यान रखना है स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा यहाँ पे S1 और S2 का जो रेशियो रहेगा ये आपके पास रहेगा अंडर रूट में T2/T1। अब यहाँ पे खास बात ये है कि उल्टा करना है आपको। यदि स्पीड S1 का S2 से लिया तो यहाँ पे T2/T1 आ जाएगा और उसका अंडर रूट ले लेना है। T2 और T1 समझ में आया है आपको? देखो S1 स्पीड ये है, S2 स्पीड ये है, T2 टाइम क्या है कि ये वाला टाइम, ठीक, पॉइंट पे मिलने के बाद में इसके द्वारा यहाँ पे, और ये जो टाइम है ना, ध्यान रखना, ये टाइम जो दिया है वो आपका मिलने के बाद में, मीटिंग पॉइंट के बाद का टाइम है, जो इनको आपके पास पॉइंट B पे पहुंचने का, इसका A पे पहुंचने का टाइम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइम स्पीड का रेशियो आपको दिया रहता है। आपको यहाँ पर स्पीड का रेशियो इस तरीके से, जैसे 3:4 दे रखा है, तो एक का टाइम दिया रहेगा, दूसरे का टाइम पूछ लेगा। ऐसे यदि आपके पास टाइम दिया हुआ है तो उनका अंडर रूट ले लेंगे। एक की स्पीड दी हुई होती है, दूसरे की स्पीड आपसे पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे। दूसरा आपसे पूछा तो ये जाता है, साथ साथ ये 2 पॉइंट और हैं, इनको भी देख लो। कैसे निकालेंगे टाइम? अगर आपसे पूछे कि टाइम टू मीट, इनको मिलने में कितना टाइम लगेगा, तो ये आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा T बराबर T1/√T2। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। स्पीड वाला रेशियो हो गया, टाइम वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद में अगर मैं डिस्टेंस की कैलकुलेशन करूं तो आप कैसे निकालोगे डिस्टेंस? आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? D बराबर S1T1 प्लस S2T2, मतलब इसकी आपके पास स्पीड पता है और इसका टाइम पता है, तो आप S1T1 करके यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, ऐसे ही आपके पास S2 पता है और T2 पता है, तो S2T2 आप निकाल लोगे। आप कहोगे ये कैसे? देखो इतनी डिस्टेंस है ना, आपने ये वाली पॉइंट से निकाल ली S1T1, देखो यहाँ से यहाँ S1 स्पीड से चल रहा है और T1 वाला ही है ट्रेन, तो T1 टाइम लिया है तो S1T1 आ गया, ये आपके पास S2T2 आ गया, तो कंप्लीट डिस्टेंस आपने निकाल ली। तो ऐसे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने। क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट? आगे बढ़े इसके बाद में 66 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए इसको। देखो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। किसी संख्या में, जैसे कि संख्या दे रखी है ये 10, 16, 22, 32, प्रत्येक में आपके पास x है जो ऐड किया जाए। जो इंग्लिश मीडियम के वो थोड़ा समझ लो कि ये जो संख्या है इसमें x का आपका एडिशन दे रखा है, तो जो संख्याएं हैं वो आपके पास प्रोपोर्शन में हो जाती है। ठीक है, समानुपात में हो जाती हैं। तो आपसे जो वैल्यू पूछी जाती है वो x+1 और 3x+1 की, आपको कुल मिला के क्या है कि ये x निकालना रहता है आपसे। ये है ना, ये जो कुछ भी पूछ सकता है, ये अभी यहाँ पे देखो ऐसे बना के दे दिया x+1 और 3x+1 का मध्यानुपाती निकालिए, तो ये तो हम निकाल लेंगे। यदि हमारे पास x आ गया तो मेन चीज़ यहाँ पे है कि x आपको निकालना। आप कहोगे इनको हम बेसिक से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे संख्या दे रखी है, 10 में x जोड़ा जाता है और 16 में x जोड़ा जाता है। 10 + x, 16 + x बराबर 22 + x और बटे 32 + x। आप कहोगे हम यहाँ से निकाल लेंगे इजीली, बिल्कुल कर सकते हो आप, ऐसे हो जाएगा ये सवाल। लेकिन थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए एक दूसरा तरीका और है, उसके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो इससे तो आप निकाल लोगे, ये बेसिक अप्रोच आपको सबको पता है। दूसरा तरीका और देख लो,
क्या करना है इसमें कि जब संख्याएं आपके पास समानुपात में दे रखी है तो आपको क्या लेना है, इनका रेशियो ले लेना है। 10 का 16 से आपको बिल्कुल पहला रेशियो, दूसरा 22 का 32 से आपने कहा बिल्कुल ले लिया। तो अब क्या करना है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो इन दोनों का डिफरेंस लो, आपका न्यूमरेटर का आपको ले लिया, कितना आया 12, इनका डिफरेंस लो, आपको हो गया 16। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में कर लो, आपको कर लिया, कितना कट रहा है, 3 से काट लिया हमने, 3 बार 4 से काट लिया बेसिकली, तो 3/4 आ गया। अब 3/4 जो नया फ्रैक्शन आया आपके पास, इसमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखो और इधर दोनों का डिफरेंस देखो। आप कहोगे इनका डिफरेंस आपके पास 1 यूनिट है, इधर डिफरेंस आपके पास 6 यूनिट है, तो ये डिफरेंस है ना, ये बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये 6 है तो इसको भी आप 6 बना लो, 6 बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6 × 18 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 6 चौके 24, ठीक है। तो 18 और 24 हो गया, बस आपके पास आंसर आ गया। कैसे, अब वो संख्या कैसे आएगी, देखो 10 से 18 हो गई ये संख्या, आपको हो गई 8 बढ़ गया है। ऐसे ही डिनोमिनेटर से देख सकते हो आप, 16 से 24 हो गई, आपको ये 8 बढ़ गया है। तो ऊपर से देख लो चाहे नीचे देख लो, एक ही बात है। तो जो संख्या है ना वो आपके पास x है जो निकल के आ गया है 8, x है वो 8 निकल के आ गया है। तो फिर आपके पास काम हो गया आसान। अभी क्या करना है, इसमें रख देना है। तो मध्यानुपाती क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन होता है, कोई भी संख्या है 2 है उनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो √AB होता है, सिंपल सा। तो आप क्या करोगे, 8 की वैल्यू इसमें रखी, 8 + 1 9, तो एक संख्या हो गई 9 और ये दूसरी संख्या ये 8 × 24 = 25, तो 25 × 9 इसका मीन प्रोपोर्शन लेना है। तो आपके पास संख्या क्या आ जाएगी, 3 × 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 15। ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई, क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि संख्या है आपके पास 6, 14, 18 और 38, यदि प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो आपके पास संख्या है वो समानुपात में हो जाती है। तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कमेंट सेक्शन में बताओगे x की वैल्यू क्या आएगी। ये वाला कंसेप्ट है, जो तरीका है वो आपको समझ में आया थोड़ा थोड़ा, अगर नहीं आया तो एक बार और समझ लो इसको, थोड़ा सा और एक बार समराइज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आपको x जोड़ा जाए बोले, आप कहोगे एग्जाम में आपको x घटाने का वाला पूछ सकता है, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। आपको घटाने वाला पूछे चाहे जोड़ने वाला पूछे, ठीक है, हमेशा तरीका एक रहने वाला है। तो आंसर आपका दोनों तरीके से आ जाएगा, क्लियर। इसका आंसर तो आप बता दोगे, बाकी इस कंसेप्ट को एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा हो तो वो क्लियर हो जाए। करना क्या है, सबसे पहले इन संख्याओं को रेशियो में लेना है, आपको ले लेंगे, इधर भी इनको रेशियो में लेना है। ऊपर का डिफरेंस लिया, नीचे का डिफरेंस लिया, आ गया, इसको सिंप्लीफाई में किया तो यहाँ पे ये आया है। सिंप्लीफाई में इधर इनका रेशियो देखा, इधर इनका रेशियो देखा, ये 6 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो इसको 6 बनाया, 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, 18 हो गया, ये 24 हो गया। अब देखो इनका जो डिफरेंस है वो 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, बिल्कुल सही बन गया, अभी बिल्कुल सही बन गया। तो इसका देख लो कि कितनी बड़ी है ये संख्या। अगर आपसे ये बोलता ना सवाल कि x घटाया जाता है, तो हमेशा क्या होता है, ये संख्या है ना कम आ जाती, ये संख्या ऐसे आ जाती कि आपके पास 6/24, 6 आपके पास 8, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, बाकी कुछ और आएगा इसमें। तो जैसे कम आ जाती, ठीक है, कम आ जाती तो आप डायरेक्ट डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है कितना 4 का, और ये आपके पास 4 कम होती तो ये 12 आ जाती, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रेशियो आता, ये अपने आप में कम आ जाती, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसकी परवाह नहीं करनी कि ये जोड़ने वाला पूछा है घटाने वाला, आपको कंसेप्ट यही रखना है, तो उस तरीके से आ जाएगा। आप कहोगे कि ये वाला जो मामला है कि ये हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये जो डिफरेंस देखा है हमने, हम इसके साथ नहीं देख सकते क्या, इसके साथ भी देख सकते हो आप, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें भी। आप इसके साथ भी देख सकते हो ये वाला कि इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, वो रेशियो आप यहाँ पे बना लो, फिर यहाँ से देख सकते हो कि कितनी संख्या वो बढ़ी है, ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर। ये हुआ, बात समझ में आई। आगे बढ़े इसके बाद में, ये वाला देखो, ये देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब मैंने आपके पास चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराए थे और साथ साथ आपको जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने कई बार ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया है और कई बार बताया है। देखो ये कंसेप्ट की खास बात ये है कि कैसा भी क्वेश्चन दिया रहे ना, आपको टफ से टफ क्वेश्चन दिया हो, एग्जाम में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको थोड़ी सी घुमा के दे दे, लेकिन जब ये फॉर्मूले लगाते हो ना आप, ये 2 फॉर्मूले हैं, एक ये रहा, एक और है अभी, तो इन दोनों फॉर्मूले को लगाते हो तो सवाल में कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है, सवाल बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद में आपको आप सोचो कि इतना इजी कैसे हो गया, क्योंकि सवाल बहुत घुमा फिरा के दे सकता है, लेकिन ये 2 फॉर्मूले उन सवालों को बिल्कुल आसान बना देते हैं, क्लियर। तो ये आपको प्रैक्टिस सेशन जो चलेंगे ना, उनमें ये चीज़ें सब रिलेट कर पाओगे आप सभी, ठीक है, ये सभी कंसेप्ट वहाँ पे रिवाइज होंगे। आगे जो क्लासेज आएंगी प्रैक्टिस सेशन वाली, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें हम, ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर वाले।
तो सवाल में देखो क्या बोला है कि एक आदमी है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की साथ एक निश्चित दूरी तय करता है और y किलोमीटर प्रति घंटे से गति से वापस आता है, तो उसे जाने में और वापस आने में t टाइम लगता है। आपको ये जो टाइम t है ना, ये क्या है, ये टोटल टाइम दिया हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ पे आपका टाइम का ही खेल है कि टाइम कौन सा दिया है आपको। तो ये सवाल कुछ इस तरीके का याद करो कि एक स्टूडेंट है जो घर से विद्यालय जाता है, ठीक है, घर से आपके पास स्कूल जाता है और स्कूल से वापस आता है। जाने में उसकी स्पीड x है और आने में स्पीड उसकी y है, ठीक है। और उसको टोटल टाइम मान लो, जाने में आपके पास 5 घंटे लगते हैं, आने में 6 घंटे लगते हैं, तो दोनों का टोटल टाइम आप निकाल लोगे 11 घंटे लगते हैं। या फिर सवाल में कभी कभी ऐसे दे देता है कि जाने और आने का टोटल टाइम आपके पास 11 घंटे है। तो इस वाले केस में आपसे जो डिस्टेंस पूछता है, तो उस वाले केस में आपका ये वाला कंसेप्ट काम आने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर मल्टीप्लाई होगा x इंटू वाई और बटे में आ जाएगा x प्लस वाई इंटू टी। ये t क्या है, ध्यान रखना, ये t है आपके पास टोटल टाइम, इसको tt कर लो, ठीक है। tt मतलब टोटल टाइम। तो ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे। आपको ये डिस्टेंस कौन सा है, देखो ये डिस्टेंस आया उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जहाँ तक ये काम चल रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई है आपको कैसे सवाल दिया रहेगा। अब देखो, और यहाँ पे जो टाइम था ना ये वाला, ये टोटल था, तो इसलिए मैंने क्या किया था, इन दोनों को ऐड कर दिया। अभी सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, क्या है कि देखो आदमी वही है, x किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है और वापस इतने से आ रहा है, ठीक है। तो मामला क्या हुआ है कि जाने में और वापस आने में t घंटे अधिक लेता है, ये बात समझना, t घंटे अधिक लेता है। मतलब यहाँ पे जो टाइम है ना, ये t है वो आपके पास डिफरेंस दिया हुआ है, ये t है आपके पास, td दिया हुआ है, td मतलब टाइम का डिफरेंस, ऊपर था अभी tt था, tt मतलब टोटल टाइम। तो ये बस थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। जैसे मैं सवाल में ये बोलूँ आपसे कि कोई विद्यार्थी है घर से जाता है तो आपके पास 10 घंटे लेता है और आने में आपके पास 12 घंटे लेता है, ठीक है। तो टोटल टाइम का डिफरेंस कितना हो गया आपको, कि 2 घंटे का, ठीक है। या फिर ऐसे देखो इसको, दूसरा एक और कंसेप्ट कि एक विद्यालय एक छात्र है, कोई भी स्टूडेंट है, यदि 5 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है, 10 मिनट लेट हो जाता है। अगर 15 की स्पीड से जाए तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। समझना, ये क्या है, लेट हो जाता है, और इसमें क्या है कि जल्दी हो जाता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे टाइम का डिफरेंस आपसे मैं पूछूं तो आप बताओगे कितना होगा, आप कहोगे यहाँ पे 20 होगा, आप 10 नहीं बोलोगे, क्योंकि ये जो टाइम था ये एक्चुअल टाइम था, इससे 10 मिनट पहले, इससे 10 मिनट बाद में, तो टोटल टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस आपके पास क्या हो गया, 20 मिनट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आपके पास टाइम इस तरीके से दिया रहे कि ये आपके पास एक्चुअल टाइम है, इससे इधर की वैल्यू दे रखी है, इधर की वैल्यू दे रखी है, टोटल टाइम पूछे तो आपको टाइम ऐड कर देना है। तो लेट था, पहले लेट पहुंच रहा था फिर जल्दी पहुंच गया, तो टाइम का डिफरेंस निकालना है, तो ये दोनों टाइम ऐड हो जाएंगे ना। और यदि मैं आपसे पूछूं कि एक विद्यार्थी जब 5 की स्पीड से जाता है तो आपके पास 15 मिनट लेट होता है, 10 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट होता है। समझना इस बार सवाल, इसमें 15 मिनट लेट है, इसमें आपके पास 10 मिनट लेट है। तो अगर मैं आपके पास अब टाइम का डिफरेंस पूछूं तो आप कितना बताओगे, अब टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ध्यान रखो, अब टाइम का डिफरेंस 5 हो जाएगा। आप कहोगे ये क्या मामला चल रहा है, देखो मामला ये चल रहा है, जब टाइम है ना, जब टाइम है वो आपके पास दोनों एक साइड का दे रखा हो, ठीक है, लेट का दे रखा है, लेट का दे रखा है, तो डिफरेंस ले लेना है। अगर इधर जल्दी का दे रखा है, जल्दी का दे रखा है, डिफरेंस ले लेना है, ठीक है, इधर भी डिफरेंस ले लेना है। लेकिन अगर टाइम दे रखा है एक जल्दी का एक लेट का, एक जल्दी का एक लेट का, तो इस पर्टिकुलर लाइन से 2 टाइम अलग अलग हो गए, ये मान लो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो दोनों टाइम अलग अलग हो रहे हैं, तो डिफरेंस निकालना है, तो टाइम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा ये बात आपको समझ में आ गई, इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टोटल इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये बात कुल मिला के समझने की ये है, यहाँ पे आपको जो टाइम लेना है वो टाइम का डिफरेंस लेना है। तो अब सवाल में फॉर्मूले में क्या बदल जाएगा, अगर टाइम का डिफरेंस ले रहे हो तो स्पीडों का भी डिफरेंस आपको नीचे लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि XY अपॉन X माइनस वाई इंटू ये TD। बात समझ में आ गई, दोनों फॉर्मूले। ऊपर चले थोड़ा सा कि यहाँ पे जो ये ना कि ये टी था, ये आपके पास दोनों टाइम का एडिशन था, तो स्पीडों का एडिशन आ गया, ठीक है, याद हो जाएगा। नीचे जो टाइम था ये डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी स्पीडों का क्या गया, डिफरेंस, और ये डिस्टेंस के इक्वल रहेगा हमेशा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये दोनों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ जाओगे आप ये धीरे धीरे कि क्वेश्चन जब आप इनके देखोगे प्रीवियस ईयर में कितने संख्या में पूछे गए हैं।
तो वही सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है इसको समझाने के लिए कि ये कोई डी डिस्टेंस है, एक्स की स्पीड से जाता है, वाई की स्पीड से जाता है, टाइम अगर डिफरेंस दिया तो टी डी, टाइम टोटल दिया तो ये इतना जाता है। अब ये निकला कैसे है इसको देख लो थोड़ा सा कि डी एक्स की स्पीड से जाता है, फिर वाई की स्पीड से जाता है, एक्स की स्पीड से जाता है, डी वाई एक्स लिखा तो ये एक टाइम आ गया, ये दूसरा टाइम आ गया, तो दोनों का डिफरेंस आपको टी डी दे रखा है। तो यहाँ से इस तरीके से आपके पास ये पहला जो फॉर्मूला है वो डिराइव होकर आ गया है। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना है। अगर ये डिफरेंस है तो ये भी डिफरेंस, अगर ये आपके पास टोटल टाइम है तो ये भी टोटल टाइम। आप कहोगे अगर ये डिफरेंस है तो यहाँ पे स्पीडों का डिफरेंस लेना है तो कौन सी में से कौन सी स्पीड घटाएं। आपको इसकी परवाह नहीं करनी, आपको हमेशा क्या करना है कि 2 स्पीड दे रखी होंगी, जैसे एक 5 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो हमेशा बड़ी में से छोटी घटाना है आपको, सिंपल। तो इस तरीके से यहाँ पे घटा देना है और दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपके पास टाइम टी डी आ जाएगा। ये डिस्टेंस आप इजीली निकाल लोगे। सवाल में आपसे कभी डिस्टेंस पूछ लेता है, कभी डिस्टेंस दे रखी होती है, दोनों स्पीडों का कुछ रेशो दिया होता है तो रेशो से आप एक स्पीड निकाल लोगे। कभी कभी टाइम का डिफरेंस पूछ लेता है, कुछ भी पूछ ले आपसे, कैसा भी सवाल पूछ ले, कितना भी घुमा के पूछ ले, इजीली हो जाएगा। इसके बाद में क्लियर, आगे बढ़े। दूसरा भी यही सेम कंसेप्ट से याद हो जाएगा। यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। ये देखो 68, इसका क्या मामला है। देखो ये सवाल है ना, ये सवाल भी आपके अभी पूछा गया था रिसेंट में, ठीक है। ये देखो वही कंसेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी। सवाल की लैंग्वेज क्या रहती है कि ए और बी की तुलना में ए को एक काम को पूरा करने में 1 घंटे अधिक लगते हैं और ए और बी की तुलना में बी को काम को पूरा करने में 20 घंटे अधिक लगते हैं, तो एक साथ काम करने में वो कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो बेसिक से करोगे ड्राइव करके वेरिएबल मान के तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसमें आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए बी। आप कहोगे ये समझ में नहीं आया क्या मामला है। देखो इस सवाल ऐसे दे रखा है कि मान लो कोई ए है ना, ए और ये बी है। अगर देखो ये ए है और ये बी है, अगर ये दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं ना, मान लो कोई टी टाइम में कर रहे हैं, ठीक है, टी टाइम में अगर ए अकेला करता है तो इस टी टाइम से कुछ ए टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है, अगर बी अकेला करता है तो इस टी टाइम से कुछ बी टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है। आप कहोगे एक्स्ट्रा लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कम टाइम में कर देंगे ना। तो ये टी है, ये एक्चुअल में क्या है, कम की वैल्यू है, ठीक है, कम टाइम है। तो ये जो है ये कुछ ज़्यादा टाइम लेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ए है उस काम को कंप्लीट कितने में करेगा, वो टी प्लस ए में करेगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये ए है ना, ये अधिक दे रखा है तो टी प्लस ए में कर रहा है, बी है वो टी प्लस बी में कर रहा है। तो इस तरीके से लैंग्वेज दी हुई होती है। सवाल में ऐसे दे देता है कि ए और बी किसी काम को जितने टाइम में कंप्लीट करते हैं उसमें से ए है वो 4 घंटे अधिक लेता है और बी है वो आपके पास 9 घंटे अधिक लेता है, तो एक साथ मिलकर कार्य कितने टाइम में वो करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट में ए बी। तो 4 × 9, 4 × 9 = 36, तो 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, कंसेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़े इसके बाद में। क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, ये वाला देखो 69, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 कंसेप्ट सीखेंगे यहाँ से। तो क्या है इसमें, देखो सवाल कैसे दिया होता है कि आपको SP1 SP2, कंडीशन ये है कि सेलिंग प्राइस है वो आपके पास इक्वल दी होती है। ठीक है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, और विक्रय मूल्य दोनों का सेम दे रखा है और एक आर्टिकल पे आपको प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर आपको लॉस हो रहा है। ये कंडीशन भी है। ठीक है, एक पर प्रॉफिट हो रहा है, एक पर लॉस हो रहा है। आपको कोई प्रॉफिट और लॉस बराबर हैं क्या, नहीं, कुछ भी हो सकते हैं। प्रॉफिट लॉस अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है। बराबर वाला केस भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। बराबर वाला केस स्पेशल केस हो जाएगा। ठीक है, हम एक जनरलाइज कर लेते हैं इसको कि अगर प्रॉफिट कुछ भी दे रखा है, लॉस कुछ भी दे रखा है, तो फिर कैसे करेंगे। तो फिर आपसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की वैल्यू पूछ लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये देखो बहुत टाइम लग जाता है इसको सॉल्व करने में। तो इसके बाद में आप डायरेक्ट टिक करोगे इसको, तो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या हो जाएगा। आपको क्या करना है कि जैसे मैंने x माना और y, 2 वैल्यूज मान ली है x और y, तो आपको 100x + 100y + 2xy, क्या 100x + 100y + 2xy अपॉन 200 + x + y। ये सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। आप कहोगे कि अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा, नहीं, अगर लॉस नहीं हो रहा, केवल प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर मामला क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, देखो x और y जो मैंने माना है ना यहाँ पे, ये एक्चुअल में जो चेंज की वैल्यू है, आप ये समझ लो कि चाहे प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, दोनों लॉस हो सकते हैं, दोनों प्रॉफिट हो सकते हैं, एक प्रॉफिट है एक लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा x को पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, ठीक है। वो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो, अगर आप कहोगे लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो उसको नेगेटिव ले लेना है। तो जैसे कि अगर x की वैल्यू प्रॉफिट में है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने 10% मान लिया, 10% का प्रॉफिट है और 20% का लॉस है, ऐसे सवाल है मान लो। तो इसमें देखो वैल्यूज कैसे रखोगे आप, इसमें कैसे रखोगे, 10% का प्रॉफिट है तो मैं आपसे बोल दूंगा 1000, ये बिल्कुल सही बात है। और आपके पास कितने 20% का लॉस है, तो क्या मैं -2000 बोल दूं, आप कहोगे बिल्कुल बोल देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस लॉस हो रहा है तो माइनस में लेना है, बस ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 200 आ जाएगा, ठीक है, 200 को 2 से और करना है तो -400 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको कैसे कर रहे हैं इसको सॉल्व। और बटे में 200 प्लस x प्लस वाई आ जाएगा, तो बटे में 200 और प्लस x था और ये जो नेगेटिव में था तो -20 आ जाएगा। बात समझ में, कहने का मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस में लेना है, लॉस हुआ तो नेगेटिव में लेना है। अगर दोनों प्रॉफिट है तो दोनों प्लस में आ जाएंगे, लॉस है तो उस हिसाब से आप लिख लोगे ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ओवरऑल ये ध्यान रखना है आपको, 100x प्लस 100y प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई, क्लियर। अब इसके बाद में एक केस आप पढ़ते हो और आपको पता भी है क्या, कि अगर SP1 बराबर SP2 दिया हो और सवाल में परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस की वैल्यू सेम दे रखी हो, तो आप डायरेक्ट जानते हो कि जो नेट होता है वो आपके पास x²/100 होता है और ये लॉस होता है। तो ये देखो, इससे सेटिस्फाई करके देखते हैं आ रहा है क्या हमारे पास आंसर। देखो जब आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम हो तो फिर आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट ध्यान रख लो कि -x²/100 होता है इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या होता है, और कंडीशन क्या है, SP1 बराबर SP2, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इस हिसाब से, तो -4% आ जाएगा। अब इसके हिसाब से भी सॉल्व करके देख लो कि आ रहा है नहीं आ रहा, तो फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा, ये कंसेप्ट आपको रिवाइज हो जाएगा। देख लेते हैं इसको। तो देखो हमने यहाँ पे रखा, तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला ही देख लो कि अगर मैं फॉर्मूला रखता हूँ तो इसमें देखो 100x प्लस 100y, तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक प्लस का एक नेगेटिव है तो ये कट जाएगा। तो और ये क्या आ जाएगा आपके पास, बन जाएगा -2x² बटे में देखो ये कट जाएगा, x है एक प्लस x है तो ये अपॉन 200, तो ओवरऑल आ गया यहाँ से -x²/100 बिल्कुल आ गया। इसमें भी रख के देख लो, तो जैसे मैंने रखा 20 तो ये 2000 बन गया, ठीक है, और ये प्लस का है ये माइनस का 2000 हो जाएगा। और उसके बाद में इसका 2 टाइम्स करना है तो 200 200 ये 400 हो जाएगा, 400 और फिर उसके बाद में -800 हो जाएगा, ठीक है, बटे 200 और ये दोनों कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट गया आपके पास, और 200 का इसमें 800 में भाग 200 का भाग देना 800 में, तो आपके पास आ जाएगा 4 और वो भी नेगेटिव का, तो -4%, तो यहाँ से भी आ गया। सब तरीके से वेरीफाई हो गया। फॉर्मूला आप याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आगे बढ़ें इसके बाद में, इसके बाद में ये वाला देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और इसमें क्या मामला है कि आपको फॉर्मूला कौन सा ध्यान रखना है। देखो ये बेसिक फॉर्मूले तो आपको पता है कौन सा, कि SP कैसे निकालना है। अगर जो परसेंटेज गेन दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो जनरली आप क्या करते हो, 10% का प्रॉफिट दे रखा है तो आप कहोगे 10% है तो 1/10 हो जाता है, तो 10% है तो मतलब 10 रुपये की वस्तु 11 में बेच रहे हैं, तो CP को 11/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल ऐसे निकाल लेते हो, ये तो निकाल लोगे इजीली। लॉस दे रखा है तो माइनस कर देते हैं। एक इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो जब प्रॉफिट एंड लॉस से जब अच्छा सवाल बनता है ना एग्जाम में, तो इस फॉर्मूले का आपका यूज होना ही है सवाल में, ठीक है। ये आप ऐसे समझ लो कि ये तो एक SSC का फेवरेट क्वेश्चन समझ लो कि ये सवाल इस कंसेप्ट पे सवाल ना दे SSC, ऐसा नहीं होता है कभी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये है ओवरऑल। तो अच्छा कंसेप्ट है और क्वेश्चन इसी से बनता है आपका ज़्यादातर। तो करना कैसे है आपको, CP से जो MP का रेशियो है वो आपके पास क्या हो जाता है, डायरेक्ट याद रखो 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। अगर आपको दे रखा है कि डिस्काउंट की वैल्यू 20%, तो यहाँ पे क्या रखना है आपको 20%, मतलब 20 रखना है, तो 100 माइनस 20 रखना है। तो बस ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे रखनी, अब ये समझ लो। तो 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट और बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। इसका मतलब क्या है, अगर आपको सवाल में प्रॉफिट दे रखा है तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट ऐड कर देना है। तो अगर 20% का प्रॉफिट दे रखा है तो 20% ऐड कर दिया। अगर लॉस दे रखा है 10% का, तो आप क्या करोगे 100 माइनस 10, ठीक है। तो इस तरीके से केवल एक दिया रहेगा आपको सवाल में, प्रॉफिट दिया लॉस दिया, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। तो और बाकी आपसे क्या होता है
ये 4 चीज़ें हैं इसमें, एक सीपी है, एक एमपी, एक डिस्काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है। 3 चीज़ें आपको दे रखी होती हैं, चौथी चीज़ पूछता है आपसे, तो सीपी पूछेगा निकाल लोगे, एमपी पूछेगा निकाल लोगे, कुछ भी पूछे निकाल लेंगे। कभी कभी क्या है, इनका रेशो दे देता है, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब 2 चीज़ें देगा, फिर एक तो रेशो दे देगा और एक इनमें से किसी एक वैल्यू दे देगा और दूसरी वैल्यू पूछ लेगा, तो उस तरीके से भी निकाल लेंगे। एक सवाल भी मैंने लिया है आपके लिए, ठीक है। तो ये अभी प्रिपरेशन अभी पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा कि आपके पास मार्क प्राइस दे रखी है, उस पर आपके पास 28% का डिस्काउंट दिया है, तो और 12% का फिर भी प्रॉफिट होता है। एमपी आपको इतना दे रखा है, तो सीपी आपको फाइंड आउट करना है। तो समझ में आ गया, यही फॉर्मूला लगने वाला है। तो लगा लो सीपी से एमपी का रेशो, एमपी कितना दे रखा है आपको 224 बराबर 100 माइनस डी, 100 माइनस डी करो, आपको हो गई, इसको माइनस किया मैंने तो ये 72 आ गया, और 100 प्लस माइनस पी आई एल। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देंगे तो 112 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक 112 से ये कितनी बार कट जाएगा आपको कि 2 बार कट जाएगा, तो 2 इसको मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल सीपी की वैल्यू आ गई है, वो कितनी आ गई है 144। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज़ होता है। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा ये आ रहा है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो इसको भी समझ लो आप, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आना भी चाहिए, कैसे आया ये। देखो आपको एक चीज़ पता है कि जो ये डिस्काउंट परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, ये किस पे करते हैं, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो कोई भी एसपी मुझे निकालना है, तो किसी भी वस्तु को मुझे बेचना है मार्क प्राइस पे, देखो ये मार्क प्राइस है, इस पे मैंने कुछ डिस्काउंट दिया, कितना दिया 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट डिवाइड बाई 100, ठीक है। और तो ये ओवरऑल वैल्यू किसकी आ गई है, आपको गई ये वैल्यू आ गई है ना, ये एसपी की आ गई है। दूसरा एक एसपी एक नॉर्मल तरीके से और निकालते हो आप, अगर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, कैसे निकालते हो कि सीपी से निकालते हो, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पी या एल और बटे 100। तो बस ये एसपी की वैल्यू यहाँ से भी निकालते हो, एक एसपी की वैल्यू यहाँ से भी निकालते हो, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो सीपी से एमपी का यहाँ से रेशियो आपके निकल के आ गया। बात समझ में आ गई अभी कि ये फॉर्मूला कहाँ से और कैसे आया है आपके पास, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े। आगे देखिए, देखिए ये आपके पास मीन प्रोपोर्शन हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, और ये रेशियो प्रोपोर्शन से 2-3 टर्मिनोलॉजी है, ये यूज़ होती है बार बार, आपको पता होनी चाहिए। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि 2 संख्याएं दे रखी हैं आपको ए और बी, मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा √AB, ठीक है। जैसे 4 और 9 दिया हुआ है, तो इनका मीन प्रोपोर्शन यदि मैं आपसे पूछूँ तो क्या हो जाएगा कि B² बराबर AC, मतलब B बराबर √ में AB को 2 संख्याएँ हैं, तो 4 और 9 को मल्टीप्लाई किया 36 और √ लिया इसका मैंने, तो 6 आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से इजीली निकाल लोगे। ऐसे एक आपके पास 2 टर्म और है, एक थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया और एक आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये है क्या बेसिकली, जैसे 3 संख्याएं दे रखी हैं आपको A, B और C, ये अनुपात में है, ठीक है। तो आपसे मैं थर्ड प्रोपोर्शनल पूछूं तो ये जो C है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी B²/A, सिंपल सा है। तो B²/A, तो B² इसका स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 4, तो 9 आंसर आ जाएगा। अब देखो 3 संख्या आपको दे रखी है, आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ ले, सवाल में ये भी पूछ लेता है कभी कभी, तो क्या हो जाएगा संख्या क्या है ABCD, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ध्यान रखो कि BC/A, ठीक है। D की वैल्यू निकाल लोगे। कहने का मतलब क्या है कि 4 संख्याएं ये है ना, A/B, और ये आपके पास समानुपात C/D। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात यह है कि अंदर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई BC, ये आपके पास बाहर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई AD, इसके बराबर होता है। अब आपसे जो भी पूछे आप निकाल लोगे, क्लियर। तो अब यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, बाकी फोर्थ प्रोपोर्शनल डायरेक्ट भी याद रख लो, कैसे निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया आपको हो गया 48 डिवाइड बाई 4, तो 12 चौके 48, ठीक है, क्लियर। 71 क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अब इसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा समझ लो इसको भी कि देखिए सबसे पहले आपके पास एंगल बिटवीन 2 लाइंस, अगर आपको 2 लाइन दे रखी है, ठीक है, ये 2 लाइन है और इनके बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो 2 लाइन की आपको सिंपल से क्या है कि एक या तो इक्वेशन दे सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लो, देखो थोड़ा सा नया कंसेप्ट हो सकता है, तो आपको समझो थोड़ा सा। यहाँ पे y बराबर mx प्लस c, इस तरीके की लाइन की इक्वेशन होती है। यहाँ पे m है, ये आपके पास क्या होता है स्लोप होती है, उसकी प्रवणता हिंदी में जिसको बोलते हैं, तो ये आपको निकालनी रहती है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे मैं लिख दूँ y बराबर
2x प्लस 3। तो एक लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ पे ये m है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, उसकी स्लोप हो जाएगी। तो ये m बेसिकली कुछ नहीं होता, m बराबर टेन थीटा ही होता है। तो m बराबर टेन थीटा बराबर आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो टेन थीटा की वैल्यू ही 2 दे रखी है, तो थीटा की वैल्यू हमसे पूछूँ तो क्या हो जाएगी, थीटा बराबर टेन इनवर्स 2, ठीक है। और यदि ये 1 दे रखा होता y बराबर x प्लस 3, तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है 45। तो कुछ भी हो सकता है। तो अब सिंपल सी बात इतनी समझ में आ गई आपको, स्लोप क्या है। अगर दो लाइन दे रखी है, उनकी स्लोप एक की m1 है, एक की m2 है, तो फिर उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है ये आपसे कभी कभार पूछ ले, तो आंसर क्या होगा कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दोनों का मल्टीप्लाई नीचे। देखो ये वही फॉर्मूला है, ध्यान करो, ट्रिग्नोमेट्री में हमने डिस्कस किया था, x माइनस वाई अपॉन 10x माइनस 10y, और बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x 10y, ठीक है। वही सब चीज़ें हैं, बार बार रिपीट होती है। अगर देखो इम्पोर्टेंट अब ये है आपके पास, अगर आपके पास लाइन पैरेलल है, ठीक है, लाइन अगर पैरेलल है, लाइन पैरेलल है, तो फिर आपके पास जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, दोनों के बीच में। तो m1 बराबर m2 हो जाता है उस केस में। तो ये 0 जैसे ही होगा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1 बराबर m2, मतलब दोनों की लाइन की जो स्लोप है वो सेम रहेगी। दोनों की स्लोप सेम रहेगी तभी तो लाइन पैरेलल चलेंगी, नहीं तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो इस तरीके से आप निकालोगे। यदि लाइन है वो अपने आप में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, देखो इसी में ही रख रहे हैं हम, इसमें एक बार 0 रखा, एक बार 90 रख दिया, तो m1 इंटू m2 बराबर -1। तो दो केस ध्यान रखने, पैरेलल के केस में दोनों की स्लोप बराबर रहेगी, m1 बराबर m2। दूसरा जो 90 डिग्री के केस में ध्यान रखना, ये पूछता है आपसे एग्जाम में, m1 m2 बराबर -1। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखिए इसके बाद में दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है। कंडीशन आपसे पूछ लेता है कि ये दोनों लाइन है, ये क्या इंटरसेक्टिंग है। कंडीशन क्या है कि मतलब इन लाइन के बारे में स्पेसिफाई कीजिए है क्या। तो लाइन बेसिकली क्या हो सकती है, या तो पैरेलल हो सकती है, या आपके पास इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर ओवरलैपिंग हो सकती है, मतलब एक लाइन है और उसी के लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। तो ये 3 केस होते हैं। तो इस वाले केस में जब ओवरलैपिंग करती हैं तो एक लाइन और दूसरी लाइन बिल्कुल सेम चल रही है, तो क्या कहोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये उसका केस है। तो ये कब होता है, जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर ये आपके पास हो जाए, सभी बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने लाइन का इक्वेशन लिया कि x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन में ले ली 2x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या है, देखो इसका रेशो लो आप 1/2, इसका लो 1/2, इसका लो 1/2, तो दोनों सब बराबर आ रहा है। तो ये दोनों लाइन है आपके पास क्या है, ओवरलैपिंग वाली है, और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो आपसे ये पूछ लेता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये वाला कंडीशन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और आपसे ये भी पूछ लेता है कि ओवरलैपिंग लाइन की इक्वेशन क्या है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे ये, और एग्जाम्स में, तो थोड़ा सा है, तो ध्यान से इसको देख लो कैसे है। अगर लाइन पैरेलल हो, तो मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो C1 C2 है ये बराबर नहीं होंगे, बाकी और सब बराबर हो जाएगा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 बराबर हो जाएंगे। तो इस वाले केस में देखो, अगर इंटरसेक्ट, जब तक लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इंटरसेक्ट करती है तो ये जो पॉइंट आता है कॉमन, यही इसका सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्ट नहीं कर रही मतलब कहीं मिल ही नहीं रही इनफाइनाइट तक, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये वाली है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन ये वाली है। वन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा उसका, कब होगा, जब आपको इतना सा ध्यान रखना, ये तो छोड़ भी सकते हो आप, कि a1 अपॉन a2 आपके पास बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन अगर आपको दिया है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद में थोड़ा सा एवरेज के बारे में बात करें, तो एवरेज सिंपल सा आप जानते हो टर्मिनोलॉजी क्या होता है कि सभी को, जो भी आपके पास डाटा दे रखा है उसको ऐड करना है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आपके पास ऑब्जर्वेशन है, या फिर जितना भी आपके पास रिजल्ट है उनको डिवाइड कर देना है। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सिंपल भाषा में इसको कहें। तो अब देखिए कुछ नंबर्स होते हैं जिनका आपको एवरेज पता होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, तो उनका अगर आपको एवरेज निकालना रहे तो सबसे पहले आपको उनका टोटल सम आना चाहिए, ठीक है। तो उनका एडिशन, मतलब इन संख्याओं, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि प्रथम 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का टोटल कितना होगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2।
तो अब यहाँ से आप क्या रखोगे, 10 इंटू 11, 10 + 1 11 हो रहा है, डिवाइड बाई 2, तो मल्टीप्लाई करोगे 110 डिवाइड बाई 2 मतलब 55, तो 55 आ जाएगा टोटल उसका सम। तो ऐसे आपको निकालना है। अब आप कहोगे एवरेज कैसे निकालेंगे, फिर देखो एवरेज के लिए कुछ नहीं करना, आपके पास 10 नंबर थे तो 10 से डिवाइड कर दिया, सिंपल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि एवरेज को आप या तो टोटल सम निकाल के फिर टोटल नंबर कितने उससे निकाल लो, या फिर इसी फॉर्मूले में आप रख लो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो, सब तरीके हैं। तो इसमें आप निकालोगे तो आपके पास नंबर कितने थे, आपको n थे तो n से हमने डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्ट क्या आ गया, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो n कितना था, अभी 10 नंबर थे, तो 10 नंबर थे, 10 + 1 बटे 2 मतलब 11, और 11 बटे 2 मतलब क्या आ जाएगा, 5.5। क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट। तो आपको एवरेज का फॉर्मूला याद रखो ना रखो, लेकिन ये टोटल सम है ये याद होना चाहिए, ये याद है आप तो ये इजीली निकाल लोगे। इसमें क्या किया, बस n है जो हटा दिया है, इसमें देखो n का डिवाइड किया है बस, सिंपल, तो n हट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो ऐसे यदि आपके पास, ये तो नेचुरल नंबर हो गए, अब इनको दो कैटेगरी में और बांटे, अगर एक हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा, ये सम संख्या है। तो इनका टोटल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, और ऑड नंबर का जो टोटल होता है वो n स्क्वायर होता है। अब नंबर है यदि स्क्वायर में चल रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से समझो इसको, यदि स्क्वायर में चल रहे हो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो इसका टोटल आपसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे, n इंटू एन प्लस 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक और है जो यहाँ पे लिखना है आपको, एक और नोट कर लो, पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अगर संख्याएं क्यूब में दे रखी हो, ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का क्यूब दे रखा हो, आपको 10 दे रखी है, 15 दे रखी है, तो उसका टोटल कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस पूरे का होल स्क्वायर है। ध्यान रखना इसमें क्या होता है, ये कंफ्यूजन क्या होता है कि आप ऊपर वाले का स्क्वायर कर देते हो और बटे में 2 का नहीं करते, लेकिन नहीं, इस पर पूरे का पूरा ब्रैकेट लगाना है, उसका होल स्क्वायर है। इसमें थोड़ा सा फर्क है, देखो नेचुरल नंबर वाले में क्या करते हैं, केवल ऐड करते हैं, इसमें पूरे को आपके पास ऐड कर, ये मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद कंप्लीट का स्क्वायर है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो ये क्यूब वाला हो गया, स्क्वायर वाला हो गया, और नॉर्मल वाला केस हो गया। अब यदि संख्या आपके पास एपी में दे रखी हो ना, एपी आपने सीख लिया था थोड़ी देर अभी प्रीवियस क्लासेज में हमने डिस्कस भी किया था, एपी जीपी क्या होते हैं। तो यदि संख्या एपी में दे रखी हो, एपी है मतलब संख्याओं में जो डिफरेंस है वो कॉमन, वो सेम है, 2 3, जैसे कि मैंने मान लिया कि 2 5, 3 का गैप चल रहा है, 8 हो जाएगा 11। तो इस वाले केस में यदि आपसे एवरेज पूछ लेना तो आपको करना क्या है, देखो कुछ नहीं करना है इस वाले केस में, पहली टर्म लेना है और लास्ट टर्म लेना है, उन दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो जैसे कि मैंने 1 से लेकर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर निकाला, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो इनका अगर मुझे क्या लेना है, एवरेज लेना है, तो ये भी 1 2 3 4 ये भी तो एपी ही है, ठीक है, आपको बिल्कुल है एपी। तो इनका निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 + 10 तो 11 डिवाइड बाई 2। अभी हमने वैसे भी निकाल के देखा था और तरीके से, तो भी 5.5 आ रहा था, तो इस वाले तरीके से भी 5.5 आ रहा था, ये वेरीफाई भी हो गया। अब देखो ये सवाल काम तब आता है जब संख्या आपके पास थोड़ी बढ़ने लगती है, बड़ी संख्याएं हो जाएं। तो जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास 500 से 1000 तक 3 से विभाजित संख्याओं का आपसे एवरेज पूछे तो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका, कि आप देखो सबसे पहले कौन सी टर्म है जो 3 से डिविजिबल है, आप होगी 501 है, और लास्ट टर्म कहाँ तक पहुँचना है आपको, 1000 तक। तो इससे एक छोटी टर्म कौन सी हो जाएगी, 999, जो 3 से डिविजिबल है। फिर क्या करना है, दोनों को ऐड और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आपका इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे सॉल्व किया था कि 501 + 999 डिवाइड बाई 2, तो 750 आंसर आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका कंसेप्ट काम आता है यहाँ पे। इसके बाद में आगे देखिए, नंबर सिस्टम की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो HCM होता है ना, HCM और LCM के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो बेसिकली HCM और LCM के बारे में बात करूँ तो LCM में से भी एक चीज़ कॉमन आ सकती है, जो क्या होती है, HCF। मतलब कहने का मतलब क्या है कि HCF है इज आल्सो फैक्टर ऑफ LCM, सिंपल सा। तो अब मैंने क्या निकाला, ये है 8 और 14, ठीक है। अगर 8 और 14 का अगर सिंपल मैं आपसे बोलूँ कि LCM निकालिए, तो अगर आप LCM निकालोगे तो इसका मैंने 56 बोल दिया, ठीक है। और अगर HCF इसका मैंने पूछा तो आप कहोगे 2 हो जाएगा। तो ये 2 है ना कहीं इसका फैक्टर है, तो 2 इसमें ज़रूर आएगा, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है 2। तो ये एक आपको चीज़ समझनी है, बात क्लियर हुई थोड़ी सी। अब देखिए जैसे 8 और 14, इसको थोड़ा सा और समझते हैं संख्या, ये 2 संख्याएं लिए मैंने। अब इसमें इसको लिख सकते हो 2 का क्यूब, ये आपके पास 2 × 7 हो जाएगा।
तो HCF तो वो टर्म है जो आपके पास कॉमन आ सकती है, तो 2 हो जाएगा। LCM क्या है कि आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन दोनों का डिवाइड हो सके, तो सबसे पावर 2 की ज़्यादा यहाँ पे 2 है, तो ये ले लिया 3 और ये 7 ले लिया, तो ये 56 आ गया 56। अब ये दो संख्याएं थी N1 N2, अब इनका हमको एक रेशियो फाइंड आउट करना रहता है। अब ये रेशियो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये रेशियो क्या है कि बेसिकली ये रेशियो एक सिंप्लीफाइड रेशियो है इन दोनों का, कि इसमें से अगर मैं HCF को हटा दूं तो जो रेशियो बचता है वो सिंप्लीफाइड रेशियो। HCF क्या था, इसमें 2 था, तो 2 को हटा दिया मैंने, तो फिर क्या बना, इसका 4 बन गया, इसका क्या बन गया 7। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि इनको 8 और 14 को लिखना है, और जो कॉमन टर्म आ रहा है उसको काटते हुए चलो, 2 से काटा इसको, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा इसको आपके पास 4 बार, अब फर्दर कुछ नहीं कट रहा, तो ये जो रेशियो है ये सिंप्लीफाइड रेशियो है, तो ये A और B है, ठीक है। तो ये काम का रेशियो है आपका, थोड़ा सा ध्यान रखो इसको। तो कहने का मतलब क्या है कि जो रेशियो आएगा A और B, ये बेसिकली क्या रहेंगे, को प्राइम नंबर रहेंगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो को प्राइम क्या है कि प्राइम तो ऐसे होते हैं कि 2 3 5 जिसमें किसी का डिवाइड ना हो, वो ऐसे वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की तो जो पर्टिकुलर डेफिनेशन वो आपको पता है, लेकिन को प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर का मतलब कि आपस में इनमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, फर्दर इनमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा। भले ही 4 है ना, अलग अलग देखोगे 4 तो को प्राइम नहीं है, लेकिन दोनों 4 और 7 मिलके को प्राइम हो जाएंगे, क्लियर। तो इनको सहअभाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी में। तो अब देखिए यहाँ पे N1 जो संख्या है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहला फैक्टर A इंटू HCF बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो मैंने जो HCF ही तो कॉमन निकाल के मैंने A लिखा था उसको। N2 क्या लिख सकता हूँ, B इंटू HCF। इसके बाद ये देखो, ये फॉर्मूले हैं, ये काम आता है, ये जो बॉक्स में बंद कर रखे ना, ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनसे आपका सब काम हो जाएगा इसमें नंबर सिस्टम में। N1 प्लस N2 के बारे में बात करूँ तो दोनों को ऐड कर दिया है, तो HCF कॉमन ले लिया, A प्लस B डिफरेंस, तो ये हो जाएगा। अगर मैं देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो इनको नोट कर लो अलग से, क्वेश्चन जहाँ से आपके बनते हैं सबसे ज़्यादा वो यहीं से बनते हैं। N1 इंटू N2 बराबर क्या होता है, A इंटू बी HCF का स्क्वायर। HCF क्या होता है, A इंटू बी इंटू HCF। और सबसे इम्पोर्टेंट N1 इंटू N2, मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर बराबर क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF। ये वाला बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसमें आपको क्या करता है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई आपसे दे देता है। तो LCM उसका आपको LCM आपको दे देता है, HCF पूछ लेता है, HCM आपको दे देता है, आपका LCM पूछ लेता है, दोनों का मल्टीप्लाई आपको गिवन होता है सवाल में। तो इन चारों में से कोई एक अननोन होता है, तो वो आप फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज होता है, आपका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है इसका किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछता है, तो उसको भी थोड़ा सा कंसिडर करते हैं इसमें। जैसे कि 48 पे करते हैं कैलकुलेशन, तो आपसे पूछ लेता है कि प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कितना होगा, और फैक्टर्स का टोटल कितना होगा, गुणनफल कितना होगा, योगफल कितना होगा। तो अब इस पर कैलकुलेशन करते हैं, इस पर सभी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट कर ली हैं, तो ये कंसेप्ट यहाँ से आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहले इसको देखो कि प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना रहता है इसको। प्राइम फैक्टर्स में मैंने तोड़ा इसको, तो आपने तोड़ लिया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 16, 16 की 48, ठीक है। तो अगर मैं अभाज्य गुणनखंड बोलूँ, प्राइम फैक्टर्स बोलूँ, तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, पावर देखो कितनी है, जो हमने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया है, तो पावर कितनी है, 4 और 1 5, तो 5 फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, क्या, प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंड, क्लियर। इसके बाद में देखिए, अगर मैं केवल फैक्टर्स बोलूं, समझना सवाल में क्या पूछा है आपसे, अगर प्राइम फैक्टर पूछे तो 5, अगर फैक्टर्स पूछे तो क्या हो जाएगा, जो ये संख्या लिखी है ना आपने 4 और इनकी पावर लगी हुई है, उसमें एक एक जोड़ना है, तो 4 प्लस 1 और 1 प्लस 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 आंसर आ जाएगा। आप कहोगे अगर कोई और संख्या होती 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 ये होता, तो फिर क्या मामला होता फैक्टर्स। तो फैक्टर्स अगर प्राइम फैक्टर की बात करूँ तो 4 5 और 2 7, अगर फैक्टर्स की बात करते तो 4 प्लस 1 और 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1, तो ये 3 2 और ये 5, इनका मल्टीप्लाई कर लेता। क्लियर हुई ये बात। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स में तो क्या है कि सभी फैक्टर्स आ जाएंगे आपके, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो चाहे कैसे भी हो, ठीक है। तो अब फैक्टर्स देख भी सकते हो आप कौन कौन से हैं 10, जैसे कि अभी देखो ये छोटे नंबर पे तो आपने कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, 1 2 3 4 5 4 6 8 12। बाकी बड़े नंबर जब बढ़ते हैं तो कंसेप्ट काम आता है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट इस तरीके से। अब मैं आपसे इवन नंबर पूछूं कि इवन फैक्टर्स कौन से होंगे इसमें से, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो फिर कैसे निकालोगे।
आपको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ऑड कितना है आपके पास, ये है 3 है, तो 3 की पावर कितनी लग रही है आपके पास, आपको होगी 3 की पावर 1 लग रही है, तो उसमें 1 और ऐड कर दो, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। 2 ये आ गया, टोटल आपके पास 10 थे, तो 10 में से ये माइनस कर दो तो इवन आ जाएंगे। आपको अगर इवन पूछे तो आप ऑड निकाल लोगे, ऑड में से और टोटल में से ऑड को माइनस करो, इवन आ जाएगा। बात क्लियर हुई आपको। इसके बाद में देखो इनका अगर गुणनफल पूछे, मल्टीप्लाई इन सभी फैक्टर्स का, तो कितना आएगा, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको 48 लिखना है। 48 जो एक्चुअल नंबर था, उसमें उसकी पावर कितनी लगानी है, जो फैक्टर्स आए ना आपके पास, जो फैक्टर्स आए टोटल, डिवाइड बाई 2, 10 की पावर डिवाइड बाई 2। ये बात समझ में आई। तो ये आपके पास टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके बाद में गुणन जो इस फैक्टर्स हैं उनका योगफल आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना, पावर्स को 0 से लेकर स्टार्ट करना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और पावर 4 तक पहुंचना है, तो यहाँ पहुंच गए। फिर ये तो इसके लिए हो गया, 3 के भी लिए स्टार्ट करो तो ये हो जाएगा। अगर 5 और होता तो उसके लिए भी स्टार्ट कर देते, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, कितनी पावर है उस हिसाब तक चलते जाते, तो फिर उनको मल्टीप्लाई कर लेना। तो जैसे कि 124 आ रहा है, तो इनका फैक्टर्स का सभी का आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो इतना चीज़ें क्लियर हैं आपको। ये आपके पास इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास इनका टोटल हो जाएगा, योगफल इनका सबका एडिशन करता हूँ तो मैं, ठीक है। 75 क्लियर हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए डोज नंबर 76। इसमें ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। और इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है SICI, उसके जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनके लिए एक अलग से क्लास आएगी, तो उसमें आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जितने भी इसके फॉर्मूलेज हैं। और बाकी ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये बेसिकली है क्या, ये आपके पास नेट रेट है। ये कब काम आती है, आपके पास सवाल में प्रिंसिपल दे रखा हो, ठीक, और उसमें अगर मैं इस रेट का मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पर्टिकुलर रेट जहाँ पे जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं इनका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आपके पास डायरेक्ट निकल के आता है, वो क्या आता है, CI निकल के आएगा। CI को निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, तो आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा, तो क्लास हम कंसेप्ट वाली आएगी, जो एक क्वेश्चन की आएगी, उसमें आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे किस तरीके से इनको यूज करना है। तो सवाल कैसे दिया रहता है कि 1% की रेट है, तो 2 साल के लिए अगर है तो CI कितना हो जाएगा, 2.01%, ठीक है। 2% की रेट है 4.04, 4% की बेसिकली निकल कैसे रहा है, 2R इंटू R², ऐसे समझ लो, 2R और R²। तो 2R मतलब 2 और R² क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करो 1 और परसेंट में है तो 0.1, ठीक है, तो 0.01 आ जाएगा, ठीक है, 0.01, तो 2.01 आंसर आ जाएगा इसका। 5 के लिए अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो इतने सारे हो गए, इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 5% का देखना है 10.25, और एक आपके पास 5% का यहाँ तक देखना है, ये वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक पूछा जाता है आपसे, ये वाला सवाल तो रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है, स्टार कर लो। 5% की रेट देता है आपको, 3 साल के लिए काम करवाता है, तो क्या हो जाएगा 15.7625, इसको मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल से, तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाता है, CI आ जाता है, ठीक है। और भी तरीके होते हैं CI निकालने के, क्या होते हैं कि आप 5% को लिख लो 1/20, 20 का क्या हो जाएगा, कोई वैल्यू है, 20 जो है वो 21 हो जाती है, तो 21/20 इसका क्यूब कर लो, तो यहाँ पे ऊपर वैल्यू आएगी, एक नीचे वैल्यू आएगी। तो ये बेसिकली आ क्या गया है कि अमाउंट का रेशियो आ गया है, बाद वाला अमाउंट कितना हो जाएगा और शुरू में कितना था, तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँगा तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, CI आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। और दूसरी चीज़ है, तो 10% के लिए आपको 4 तक याद रखना है। कौन कौन सा 10% है, 2 साल के लिए 21% हो जाता है, 3 साल के लिए 33.1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो स्टार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 46.41। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये जो आप कहो कि मोस्ट रिपीटेड SSC की फेवरेट, 46.41, 33.1 और 15.7625, ठीक है। तो ये आप याद कर लो इजीली, बाकी थोड़ा सा गौर से देख लो। पार्टनरशिप देखिए, पार्टनरशिप का सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है कि आपके पास पैसा आपको बांटना है लोगों में, कितने लोग आपके पास उसमें पार्टिसिपेंट है, ठीक है, 2 3 4 5 जितने भी लोग हो सकते हैं। अब उसमें एक चाहे आपका प्रॉफिट है, ठीक है, चाहे प्रॉफिट हुआ है आपको किसी कारोबार में, किसी आपने व्यापार किया, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये हमेशा किसके रेशियो में बढ़ता है, हमेशा ध्यान रखना। ये आपके पास 2 चीज़ के पर डिपेंड करता है, एक अमाउंट और एक टाइम, मतलब अमाउंट और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो उस पर डिपेंड करता है आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। अगर किसी व्यक्ति ने
बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, तो उसको प्रॉफिट या लॉस होगा इन्वेस्टमेंट में। जो कोई भी कारोबार वो कर रहे हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं, उसमें उतना ही उसको ज़्यादा होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको अमाउंट अगर ज़्यादा लगाया तो उसको ज़्यादा मुनाफा होगा, अगर टाइम के लिए ज़्यादा लगाया तो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों पे डिपेंड करता है कि कितना पैसा लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया। तो ये 3 केस मैंने यहाँ पे लिए। देखो इस वाले केस में टाइम तो तीनों का सेम है, ठीक है। ए बी सी 3 आपके पास कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें तीनों ने टाइम तो सेम लगाया, लेकिन एक ने पैसा जो रेशो लगाया वो किस हिसाब से लगाया। मान लो इसने 1 लाख, इसने 2 लाख, इसने 3 लाख, तो मुनाफा किसको सबसे ज़्यादा होगा? आप कहोगे सी को होगा, सी को, और फिर बी को होगा, फिर ए को होगा। अगर आपके पास लॉस के बारे में बात करें, अगर लॉस हुआ बिजनेस में तो फिर क्या होगा? तो भी इसी हिसाब से होगा, तो भी इसको सबसे ज़्यादा होगा, सी को। तो ओवरऑल क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, ठीक है। ऐसे ही आपके पास दूसरा वाला केस क्या है? अमाउंट तो सेम है और टाइम अलग अलग है, तो भी चीज़ें इस हिसाब से चलेंगी, मल्टीप्लाई कर देना है। तीसरे वाले केस में क्या है कि अमाउंट भी अलग अलग है और टाइम भी अलग अलग है। तो देखो अमाउंट 1:3 के रेशो में है, टाइम 1:3 के रेशो में है, तो ओवरऑल क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। कहने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई करना है, जो प्रॉफिट लॉस जो बटेगा वो हमेशा दोनों के मल्टीप्लाई में बटेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसका, क्लियर। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसके, बाकी अपकमिंग क्लासेज आएंगी उनमें ये कंसेप्ट अच्छे से और डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद में देखिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आपसे क्या है कि ट्राइंगल के तीनों पॉइंट दे देता है, या फिर आपको पॉइंट नहीं देता, आपसे सवाल कैसे पूछता है। अभी मेंस में पूछे गए हैं, आप देखोगे सवाल मैंने डिस्कस किए थे, अभी कुछ दिन पहले ही क्लास आई थी, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कैसे देता है कि 2 लाइन दे देगा आपको कि 2x + 3y। ये सवाल मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये वैल्यूज पे आपको समझना है, इसको कंसेप्ट को समझना है, क्या है मामला है। ये वैल्यूज बदल सकती हैं। 2x + 3y = 5 और 5x + 6y = 8, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ये मैं एक अज्यूम करके मान रहा हूँ। ये 2 लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, साथ में वाई एक्सिस, ये दोनों लाइन और ये और वाई एक्सिस के बीच में जो एरिया कवर्ड होता है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेसिकली 3 चीज़ें दे रखी हैं आपको, 3 कंडीशन दे रखी हैं, तो तीनों को सॉल्व करना है। तो 3 पॉइंट आ जाएंगे, 3 पॉइंट आएंगे तो उनसे क्या बनेगा? एक सर्किल बनेगा, आपके पास एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको। अब हो सकता है ये जो मैंने एक सवाल लिया वैसे ही आपको समझाने के लिए, ये इसमें हो सकता है सवाल आपका ट्रायंगल ना बने, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो भावनाएं हैं सवाल समझाने की वो ये है। ऐसे आपको 2 इक्वेशन दी हुई होती है और एक कंडीशन दे रखी होती है, तो उससे आपका एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो कुल मिला के करना क्या था? इन दोनों को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो 2 पॉइंट तो यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। 1 पॉइंट तो यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई की, 1 पॉइंट यहाँ से आ गया। दूसरा पॉइंट कहाँ से आता है? इसको यहाँ पे रखेंगे तो 1 पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, इसको यहाँ पे रखेंगे, मतलब 1 लाइन की इक्वेशन, 2 लाइन की इक्वेशन और एक कंडीशन, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 1 पॉइंट आ जाता है। इस कंडीशन को इसमें रखते हैं तो दूसरा पॉइंट आ जाता है, इस कंडीशन को इसमें रखते हैं तीसरा पॉइंट आ जाता है। तो तीनों पॉइंट आ गए, फिर इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा क्लियर। तो पॉइंट ये है आपके पास, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 y1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2। साथ में देखो ये फॉर्मूला तो याद रखना है। इसका मैंने एक और अच्छा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था, जो ये फॉर्मूला पे आपको कंफ्यूज हो जाए तो वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं रहती। जैसे मान लो आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले इन पॉइंटों को जमाना है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और फिर दोबारा पहले वाला पॉइंट को लिख लो x1 y1। फिर क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करते हुए चलो, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई इससे किया x1 y1 और इसको मल्टीप्लाई किया x2 y1, ठीक है, ये x1 y2, ठीक है, प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस कर दो, ऐसे भी आ जाता है, यही सेम चीज़ आ जाती है। तो ऐसे कर सकते हो, दोनों तरीके हैं इसको करने के। दूसरा क्या है कि आपको जो ये अभी ट्राइंगल बन रहा था, तो इससे आपका सेंट्रोइड पूछ लिया, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएंगे? x1 + x2 + x3 / 3, और ऐसे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे इन सेंटर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? ax1 bx2 cx3 / a + b + c। a b c क्या है आपको? हो गई a b c इसकी लेंथ है, ठीक है, तो ऐसे निकाल लोगे आप, क्लियर। तो ये फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा देख लो, इनको काम आ जाएंगे। इसके बाद में 2 पॉइंट आपसे मैं पूछूं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x और y, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? आपको ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला तो ऊपर वाला तो याद हो ही जाएगा, आसान है।
दो पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने बोला कि 2 3 और 5 4 इनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 9 प्लस 1 10, अंडर रूट 10, तो अंडर रूट 10 आ जाएगी डिस्टेंस उनके बीच की। दूसरा ये फॉर्मूला यहाँ से कैसे आ जाएगा, देखो जब मूल बिंदु से आपको निकालनी है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से निकालना है, तो अब तो एक पॉइंट तो क्या हो गया आपके पास, ये y1 है, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, एक पॉइंट तो 0 0 हो जाएगा, तो इसमें 0 0 जैसे ही रखोगे तो 0 0 रखोगे तो ये x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर ही बचता है, तो ये यहाँ से आ जाता है स्पेशल केस, तो ये ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको ये चीज़ भी पूछ लेता है कभी कभी, उस बिंदु के निर्देशांक जो x1 y1 और x2 y2 से जोड़ने वाली रेखा को m/n में काटता है, तो ये कोई लाइन है, ये 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंटों को मिलाते देखिए लाइन बनती है। इस पे आपको जो एक पॉइंट यहाँ पे है कोई जो इसको m/n में काट देता है, तो इसका पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आपको निकालना रहे तो वो कैसे निकालोगे, x कोऑर्डिनेट उसका कैसे आ जाएगा, mx2 nx1, x का लेना है और बटे m+n, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। क्लियर हो ये बात। अब दूसरी चीज़ में क्या है कि अगर ये तो अंदर की तरफ इसको काट रहा है, अगर बाहर की तरफ काटे तो सवाल में ऐसा दिया रहे कि बाह्य विभाजन करता है, एक ये इसमें अंत विभाजन था, बाह्य विभाजन करे तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, फिर यहाँ पे माइनस कर देना बीच में, ठीक है। तो बटे में माइनस हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बटे m-n, my2 माइनस ny1 अपॉन m-n, बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम रहेगा। आप ये वाला याद रख लो, दूसरा याद हो जाएगा इजीली। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए, ये वाले कुछ कंसेप्ट हैं वो थोड़े से ज़्यादा जो रिपीट होते हैं उनको भी मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, तो इनको थोड़ा सा समझ लो। आलो ये जो कंसेप्ट है ये सभी मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये आपको तो वैसे ही याद हो गए हैं, ठीक है, कितनी बार आप देख चुके हैं उन कंसेप्ट को, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए एक बार वो देख लो दोबारा। इसमें 2 कंसेप्ट यूज हुए तो इसलिए ये सवाल ले लिया मैंने, अभी पूछा गया आपके एग्जाम में। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी और 50% की वृद्धि हुई, फिर 100% की वृद्धि हुई, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हानि होगी। पहली चीज़ तो यहाँ पे इतना लगा सकते हो आपकी सेम परसेंट की वृद्धि है, सेम परसेंट की कमी है, तो ओवरऑल क्या होगा, आप कहोगे ओवरऑल इसकी कमी होगी। तो पहला केस तो हो जाएगा, पहला केस यहाँ तक सॉल्व करो, तो आप कहोगे ओवरऑल इसमें x²/100 की कमी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि -25 पहले वाले केस से आ गए इन दोनों को सॉल्व करने पर। दूसरा क्या है कि फिर दे रखा है कि 100% की वृद्धि करनी है, तो फिर AB रूल लगा दो। अब केस क्या रह गया कि एक कमी दे रखी है, एक वृद्धि दे रखी है, तो ये रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा -25 प्लस 100, और फिर क्या हो जाएगा -2500 डिवाइड बाई 100, तो ये ओवरऑल इसको सॉल्व किए -25, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 50%, तो ये क्या आ रहा है, गेन आ रहा है, तो प्लस में आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको रेशियो से कर सकते हो आप। 50% की कमी दे रखी है, तो कैसे करोगे, आप कहोगे 50% का मतलब हो जाएगा 2 की 1/2, तो 1/2 का मतलब 2 की कोई वस्तु 1 में बेच रहा है, ठीक है। इसके बाद 50% की वृद्धि है, 2 की वस्तु 3 में बेच रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए 100% की वृद्धि, मतलब 1 की वस्तु को 2 में बेच रहा है, तो ये ओवरऑल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इनको, तो सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो और इधर मल्टीप्लाई कर लो, सब मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 4 की वस्तु 6 में बेच रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि 2 का मुनाफा हो रहा है, किस पे हो रहा है, 4 पे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 50%, तो ऐसे भी कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। यहाँ पे AB रूल आपको सीखना था। इसके बाद में देखिए ये वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपसे एग्जाम में। किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है और इस पर जो खर्च किया जाता है उसमें 12% की वृद्धि होती है, तो इसकी खपत जो कंजम्पशन है वो आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी उसमें इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कंजम्पशन होता क्या है, कैसे निकालते हो आप। तो एक्सपेंडिचर जो होता है ना आपका, एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो बेसिकली क्या दिखाता है, ये आपके पास बताता है कि कितना कंजम्पशन है, ठीक है। और कंजम्पशन को जब मल्टीप्लाई करते हो आप किससे, प्राइस से, तो E बराबर C इंटू P, ठीक है। प्राइस को जब कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हो तो एक्सपेंडिचर आ जाता है, बस इतना सा आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले इजीली हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या है कि खपत पूछा है, कंजम्पशन, तो कंजम्पशन का फॉर्मूला निकाल लो आप कहोगे निकाल लिया, E/P आ गया, तो अब ये फॉर्मूले में रखो आप। तो E की वैल्यू देखो, जो एक्सपेंडिचर में क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर में 12% की वृद्धि हुई है, मतलब पहले 100 था, 12% की वृद्धि हो गई 112 हो गया।
और बटे में क्या लेना है इसके प्राइस में क्या हुआ है कि इसमें भी वृद्धि हुई है, कितने की 100 की, तो पहले 100 था अभी कितना हो गया 128, ये बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे देखो ये जो रेशियो आया है ये बेसिकली क्या आया है आपके पास कंजम्पशन का आया है। तो पहले 128 था कोई वस्तु, अभी 112 हो गया, आपको होगी 16 की कमी हो गई है। कितने में कमी हो गई है 128 में, तो डिवाइड किया 16 से 112, 16 अट्ठे 128, ठीक है 1/8 आ रहा है। 1/8 है क्या बेसिकली कमी आई है ना, तो कमी 1/8 होता है 12.5%। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 12.5% का डिक्रीमेंट। क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट। इसके बाद में ये देखिए ये लास्ट है इसका, और इसमें क्या है कि आपसे पूछा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी करने पर सुधीर को 960 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी है वो अधिक मिलती है, तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम्स में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ये कमी हुई है इसका मतलब क्या है, 20% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे कि 20% का मतलब होता है कि 1/5, मतलब कोई वस्तु पहले 5 थी अभी 6 हो गई है, तो इसको मैं ऐसे बोल दूँ कि 5x और 6x, मतलब पहले 5x था तो अभी कमी हो गई है, तो बाद में कितनी हो गई है 4x हो गई है, बिल्कुल हो गई है। देखो 960 रुपये है, 960 में मैंने भाग दिया पहले 4x, अभी 4x है ना, और माइनस 960/5x, पहले 5x था, तो अभी डिफरेंस कितना है इनका, आपको होगी 6 किलोग्राम अधिक आ रहा है, तो यहाँ पे 6 kg आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, आपको वैल्यूज निकालनी है। आपको निकालना क्या है, घटा हुआ मूल्य, मतलब 4x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो एलसीएम आपने लिया 4x इंटू 5, 4x इंटू 5, तो ऊपर क्या आ जाएगा 960, तो कॉमन ले लो, 5 माइनस 4 तो 1 आ जाएगा ओवरऑल, और इधर क्या आ जाएगा 6, तो इस 4x को मैं इधर लेके जाता हूँ और 6 को नीचे लेके आता हूँ, या फिर 6 को यहीं से काट लो, तो आपने काटा ये 160 बार कट गया, 160 बार कट गया, और फिर उसके बाद में आप 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 4x की जो वैल्यू आ रही है वो 32 आ रही है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो उसका घटा हुआ मूल्य है वो कितना हो जाएगा 32 रुपये। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट है, आपको इसको शॉर्ट में आपको करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपकी यहाँ पे क्लास कंप्लीट होती है। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी आपका यहाँ पे सभी PDF पहले से शेयर कर दिए हैं, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी क्लासेज की जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है, वहाँ पर आप विजिट करके बाकी क्लासेज चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।